Hello and welcome to all. My name is Sanu Eswal and you are watching Study for All. Study for All में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके कल के कमेंट्स, आपके आंसर सारे के सारे सही थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबके रिप्लाई से। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट जीएस सेशन जो हमारा चलता आता है। और ये एपिसोड 5 होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 4 जैसा इंटरेस्टिंग लगा था, ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर पल नया एहसास, हर पल नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये मैं जीभ बना दे रहा हूँ। जीभ की संरचना है, किसी संरचना है भैया, हमारी प्यारी सी जीभ जो हमें विभिन्न प्रकार की टेस्ट का अनुभव कराती है। ये अगर बात कर लूँ तो अग्रभाग हो गया। ये कौन सी भाग हो गया भैया? अग्रभाग। ये कौन सी भाग हो गया? अग्रभाग हो गया। अगर बात करूँ मैं ये वाला भाग जो है, तो ये भाग कौन सा होगा? तो अग्र का अपोजिट क्या होता है? पश्च भाग। तो अग्र का अपोजिट क्या होता है? पश्च भाग ये हो गया। और अगर इसकी बात कर दूं तो ये किनारे वाला भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? ये किनारे वाला भाग ये कहलाया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जीभ के अग्रभाग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। जो इसका स्वाद होता है भैया, तो इसका जो अग्रभाग का जो स्वाद होता है वो क्या होता है भैया? मीठा ही होगा। सबसे पहले हमें भैया मीठा चाहिए। क्या चाहिए? मीठा। तो मीठा सबको पसंद होता है। तो जीभ के अग्र वाले भाग का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो अग्र का अगर पश्च है तो मीठे का क्या होगा? कड़वा। तो जीभ के पश्च वाला भाग कैसा होता है? कड़वा। तो क्वेश्चन पूछाएगा जीभ के वह कौन सा भाग है जिसका जो कड़वे का एहसास दिलाता है, कड़वे टेस्ट का अनुभव कराता है? तो पश्च वाला भाग। ठीक। अब बात की जाए, अगर बात की जाए ये जीभ के किनारे वाला भाग, ये कौन सा भाग है? जीभ के किनारे वाला भाग। तो इसके दो भागों में बांट दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो ये जीभ के आगे वाला भाग है। ये कौन सा हो गया? आगे वाला भाग। तो जीभ के किनारे के, तो जीभ के किनारे के आगे वाला भाग। तो जीभ तो है, या नहीं रहे होंगे। तो जीभ के किनारे के आगे वाला भाग, कौन सा वाला भाग भैया? आगे वाला भाग कैसा होता है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो ध्यान से सुनिएगा। जीभ के किनारे के आगे वाला भाग का स्वाद कैसा होता है? तो ये नमकीन होता है, यानी नमक का टेस्ट। हम जैसे नमकीन खाते हैं या फिर नमक का टेस्ट का अनुभव यही कराती है। अगर बात की जाएगी, ये अग्र वाला भाग है। और अगर ये बात की जाए, ये देखिए, ये बात की जाए ये वाला, तो ये जो जीभ के किनारे के पीछे वाला भाग है। तो जो जीभ के किनारे के पीछे वाला भाग, किनारे के कौन सा भाग भैया? तो किनारे के पीछे वाला भाग कौन सा भैया? किनारे के पीछे वाला भाग जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? तो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है भैया? सॉरी, क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। अब सही। ठीक। तो क्वेश्चन पूछाएगा, 4 क्वेश्चन हो गए। जीभ के अग्र का भाग स्वाद किस प्रकार का स्वाद का अनुभव कराता है? तो मीठा। जीभ का पश्च भाग किस स्वाद का अनुभव कराता है? खट्टा। जीभ के किनारे का वाला भाग कौन सा टेस्ट कराता है, अनुभव कराता है? तो नमकीन। और जीभ के किनारे के पीछे वाला भाग किस टेस्ट का अनुभव कराता है? तो खट्टा। तो इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आता है इस सेशन से, जो कि हमारा यूरिन सेशन है। क्या भैया? यूरिन। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरिन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मेनली कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया है, पेपर में पूछाएगा। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 एरो दिख रहे हैं। तो कितने भागों में बांटा गया भैया? 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। सबसे अधिक क्या होता है भैया? जल। क्वेश्चन पूछेगा यूरिन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? भाई सीधी सी बात है, जल पाया जाता है। पूछेगा कितना % पाया जाता है? तो 95% पाया जाता है। दूसरा क्या चीज़ पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिएटिनिन पाया जाता है। तीसरा क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cl। यानी सूत्र क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा भैया? NaCl। और क्या पाया जाता है इसमें? और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, बात की जाए तो पोटेशियम का जो फार्मूला होता है क्या होता है? क्या होता है भैया? पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के होता है। और क्या पाया जाता है इसमें? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक।
यूरिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा है पेपर में, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है देखिएगा, यूरिन का असामान्य घटक क्या पूछाएगा, यूरिन का यानी मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है, मतलब यूरिन का असामान्य यानी मूत्र का असामान्य घटक कंपोनेंट क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यूरिन का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, एल्ब्यूमिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन कहलाता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एल्ब्यूमिन हम एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो आप जानते होंगे एल्ब्यूमिन जो पाया जाता है वह अंडे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रकार की प्रोटीन है, दिस इज अ प्रोटीन। एक बार मैं देखूं पूरा आ रहा है कि नहीं, चलिए पूरा आ रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। यूरिक अम्ल से क्वेश्चन आता है, किससे आता है भैया यूरिक अम्ल से आता है। अगर यूरिक अम्ल की मात्रा, क्या भैया अगर क्वेश्चन पूछा है, अगर यूरिक अम्ल की मात्रा, ध्यान समझिएगा, अगर यूरिक अम्ल की मात्रा, ध्यान समझिएगा, यूरिक अम्ल की मात्रा अगर कहाँ पे, जोड़ों में, कहाँ पे भैया, जोड़ों में ज़्यादा हो जाए, जोड़ों में अगर ज़्यादा जमा होने, डिपोजिशन होने लगा यूरिक अम्ल का, तो ध्यान से देखिएगा, जोड़ में अधिक अगर हो जाए, तो देखिएगा अगर यूरिक अम्ल की मात्रा जोड़ों में ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसका नाम है, आप सुनते होंगे, गठिया रोग, अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गठिया रोग हो जाएगा। कौन सा डिसीज हो सकता है, तो अर्थराइटिस यानी गठिया रोग हो सकता है। तो अगर यूरिक अम्ल की डिपोजिशन जो होता है, अगर इसकी डिपोजिशन अगर हमारे जॉइंट्स में होने लगे तो प्यारा सा कौन सा रोग होता है, तो गठिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया, गठिया रोग होता है। अगर यही इसी की यूरिक अम्ल की मात्रा, अगर बात की जाए यूरिक अम्ल की मात्रा, अगर यूरिक अम्ल की मात्रा, किसकी मात्रा भैया, यूरिक अम्ल की मात्रा, ध्यान से समझिएगा, यदि यूरिक अम्ल की मात्रा किस में जमा होने लगे, हमारे किडनी में जमा होने लगे, तो किस में जमा होने लगे, किडनी में जमा होने लगे, किडनी में जमा होने लगे, तो क्या हो जाएगा तो यूरिक अम्ल की पत्थरी बनने लगेगी। जमा अगर होने लगेगी तो किसकी भैया, यूरिक अम्ल की पत्थरी बनने लगेगी, यानी यूरिक अम्ल का स्टोन बनने लगेगा। तो यूरिक अम्ल का स्टोन बनने लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यानी कि ध्यान समझिएगा, यूरिक अम्ल की मात्रा किडनी में सीधा तो होगा नहीं, यूरिक अम्ल की मात्रा जब, ध्यान से देखिएगा, जब ब्लड में होने लगे, कब, जब ब्लड में जमा होने लगे, कहाँ जमा होने लगे भैया, ब्लड में जमा होने लगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब यूरिक एसिड किस में जमा होने लगे भैया, तो जब ब्लड में जमा होने लगे तो जानते होंगे ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड बाद में कहाँ फिल्ट्रेट होने के लिए आता है, मैंने पढ़ाया था कहाँ फिल्टर होता है, तो किडनी में होता है। मैंने बताया था प्रतिदिन 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है हमारी बॉडी में। तो जब यूरिक अम्ल की मात्रा किस में जमा होने लगे, डिपोजिशन अगर ब्लड में होने लगे, और ब्लड सीधा जाएगा फिल्टर होने के लिए कहाँ पे, किडनी में, तो उसको ज़्यादा मशक्कत होना करेगा। अगर ये जानते हैं कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है यूरिक अम्ल, तो ये क्या होने लगेगा, यूरिक अम्ल का स्टोन बनाने लगेगा गुर्दों में। तो गुर्दों में यूरिक अम्ल का स्टोन होना जब कब होता है, जब यूरिक अम्ल किसमें जमा होने लगे, जब ज़्यादा किसमें हो जाए, ब्लड में हमारे हो जाए। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इससे भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा यूरिन में, अगर बात की जाए, क्वेश्चन अगर पूछा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझ में आया होगा आपको, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझिएगा। अगर यूरिन की बात करूं, किसकी बात करूं भैया, यूरिन की बात करूं, यूरिन में क्या पाया जाता है, ध्यान से समझिएगा, यूरिन में क्या पाया जाता है, तो यूरिन में यूरिया होता है। क्या होता है भैया, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है, ध्यान से समझिएगा, यूरिया होता है। अगर यही यूरिया किसके संपर्क में आ जाए, तो यही यूरिया अगर हवा के संपर्क में आ जाए, किसके संपर्क में आ जाए भैया, यही यूरिया अगर हवा के संपर्क में आ जाए, हवा के संपर्क में आ जाए, तो यही यूरिया किस में बदल जाएगा, तो ये हवा के संपर्क में आ जाए, तब यह अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा। तब यह किस में परिवर्तित चेंज हो जाएगा, अमोनिया में। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है,
पढ़े होंगे NH3। क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। आपको बताना है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको एक्स को कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। तो हवा के संपर्क में अगर आ जाए यूरिया, देखिए यूरिया में क्या होता है यूरिन में क्या होता है यूरिया होता है। यूरिया अगर हवा के यानी एयर के कांटेक्ट में आ जाए, संपर्क में आ जाए, तो भैया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया क्या होती है भैया बदबू देती है। यही कारण है क्वेश्चन पूछा जाता है ये अमोनिया क्या देती है बदबू देती है। तो जो सार्वजनिक शौचालय होता है क्वेश्चन पूछा जाता है सार्वजनिक यानी पब्लिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक टॉयलेट जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक शौचालय में तीक्ष्ण, सार्वजनिक शौचालय में तीक्ष्ण गंध जो आती है, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेजी से जो गंध आती है वह किसके कारण आती है। तो तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है, देखिए हमने यूरिन डिस्चार्ज किया, यूरिन में क्या था यूरिया था, यूरिया ऐसे कांटेक्ट में आया। अब देखिए जो बाहर ऐसे होता है जो सार्वजनिक शौचालय के जो अंदर अगर हो तो वो कम गंध आती है, अगर वो बाहर होती है तो बाहर होगा तो सीधा एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो यूरिया जो है यूरिया अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और अमोनिया क्या होती है बदबूदार होती है। यही कारण है जब सार्वजनिक शौचालय में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो किसके कारण आती है अमोनिया के कारण आती है। और जो कम गंध आती है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जो यूरिन से कम गंध जो आती है, ध्यान से देखिएगा, यूरिन से जो कम गंध आती है तो अगर वो कम गंध आ रही है तो वो किसके कारण आती है, तो ध्यान से देखिएगा वो यूरी नॉट के कारण आती है। किसके कारण आती है भैया यूरी नॉट के कारण आती है। तो यूरिन में जो कम गंध आती है वो यूरी नॉट के कारण आती है। और तीसरी गंध जो आती है वह किसके कारण आती है, तो वो जो आती है तीक्ष्ण गंध जो आती है वो अमोनिया के कारण आती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, समझ में आया होगा आपको। इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो यूरिया में जो यूरिन में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है, और अगर यूरिन में अगर कम गंध आती है तो यूरिन और के कारण आती है। अच्छा यूरिया का जो यूरिन का कलर है, यूरिन का जो कलर पीला होता है, जिसका कलर कैसा होता है जब देखते हो पीला होता है, अधिकतर देखा होगा कब, जब आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं, सूर्य की रोशनी में आते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं तो यूरिन का कलर पीला रहता है। बिकॉज यूरिन का कलर पीला किसके कारण आते हैं, तो आप जानते होंगे रंग देने का कार्य किसका होता है, वर्णक यानी पिगमेंट का कार्य होता है। किसका होता है, पिगमेंट यानी वर्णक, या वर्ण मतलब ये होता है रंग देना। तो यूरिन का कलर पीला यानी मूत्र का रंग पीला किसके कारण होती है, किस वर्णक के कारण होती है, तो यूरोक्रोम के कारण होती है। कई बार पेपर में पूछा गया है, पेट क्वेश्चन है ये कि यूरिन का कलर पीला किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन कलर इज येलो। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा यूरिन जो होता है कौन सा विटामिन उत्सर्जित करती है, तो ध्यान से देखिएगा यूरिन जो है विटामिन बी उत्सर्जित करती है। कौन सा विटामिन उत्सर्जित करती है भैया, विटामिन बी उत्सर्जित करती है, निकालती है। तो कौन सा अगर यूरिन निकलता है तो कौन सा विटामिन निकालता है, तो विटामिन बी उत्सर्जित करती है। आपको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या बताना भैया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रोग का नाम बताना है आपको, और साथ साथ आपको इसकी खोजकर्ता का नाम बताना है कि किसने खोज की विटामिन बी की। तो 3 क्वेश्चन में ये आपसे पूछता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया यूरिन कौन से विटामिन का उत्सर्जन करती है, तो विटामिन बी का ये क्या करती है, उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन पूछेगा यूरिन का जो पीला रंग हो गया वो किसके कारण आता है, तो यूरोक्रोम के कारण आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है। देखिएगा यूरिन का पीएच मान, यूरिन का भैया पीएच मान क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म आप जानते होंगे क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी फॉर क्या होता है, पोटेंशियल, पहले पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते थे बट क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। अब बताना है इसकी खोज कब हुई, आपको ये बताना है आंसर में कि इसकी खोज भैया कब हुई, ये आपको बताना है कब हुई और इसकी खोज किसने की, किसने की, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। मैं पढ़ा चुका हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर बताएं कि पीएच का फुल फॉर्म तो बता दिया, इसकी खोज किसने किया और कब इसकी खोज हुई, किस ईयर में इसकी खोज हुई। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है,
पीएच वैल्यू होती है 4.5 से लेकर 8.6 तक होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, बट इतने से इतना माना गया, मेज़र किया गया कि यूरिन का जो पीएच मान है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो 4.5 से लेकर 8.6 होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और क्या अगर क्वेश्चन पूछूं तो बहुत पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देने हैं। तो अंडे का जो असामान्य घटक है वो क्या होता है, वो एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है जो किस खाद्य सामग्री में पाया जाता है, यानी किस खाने वाली सामग्री में पाया जाता है, तो अंडे में पाया जाता है। अच्छा, अब बात करूं प्लेग, जो हमसे कई बार पूछा जाता है, हमसे भी किसी ने पूछा कि सर प्लेग के बारे में बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ। प्लेग वैसे पढ़ाया भी था। प्लेग का दूसरा नाम है काली मौत। क्या बोलते हैं भैया, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो किस बीमारी को कहते हैं भैया, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया, तो यह एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित एक रोग है। क्वेश्चन पूछा किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ध्यान से देखिएगा, यर्सीनिया, क्या नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस, क्या नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस। और बात की जाए और किसके द्वारा होता है, इसके दो बैक्टीरियल डिसीज हैं जिसके नाम पूछ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछाएगा, इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चन आएगा जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो किस पे लगाएंगे, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, या इसका एक और नाम है, क्या नाम भैया, इसका नाम है बैसिलस पेस्टिस। क्या नाम है भैया, बैसिलस पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस के द्वारा ये होता है। और अगर बात करूं कि और क्या, तो ये भी एक महामारी बहुत ही बुरी तरह से ये फैली थी। तो ये बहुत ही बुरी तरह से फैली थी महामारी, ये भी एपिडेमिक में आई थी, पेंडेमिक भी कह सकते हैं इसको, पूछा आएगा। इसी के लिए महामारी अधिनियम बना था। किस बीमारी के लिए महामारी अधिनियम लाया गया, तो आपको बताना है कि किसके लिए लाया गया, तो आप बताएंगे प्लेग के लिए लाया गया। तो आपको ये भी बताना है कि महामारी अधिनियम कब आया, ये आपको बताना है कि महामारी अधिनियम किस वर्ष आया, ये भी आपको आंसर देना है। मैं अगली बार इसका आंसर जरूर दूंगा। और कई सारे स्टूडेंट्स देते हैं, तो उनका भी अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, आराम से इजीली आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप देखकर भी कर सकते हैं कि जो नीचे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो उसका भी कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, दो बैक्टीरिया इसमें आते हैं, कभी ये पूछ लेता कभी ये, तो दोनों याद करना जरूरी है, यर्सीनिया पेस्टिस एंड बैसिलस पेस्टिस। और क्या बन रहा है इसका क्वेश्चन, हाँ, इससे क्या प्रभावित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो प्लेग से क्या प्रभावित होता है, देखिएगा प्लेग से जो प्रभावित होता है वो लसिका ग्रंथि। क्या प्रभावित होता है भैया, लसिका ग्रंथि। और लसिका को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं भैया, लसिका को बोलते हैं लिम्फ, और ग्रंथि को बोलते हैं ग्लैंड। तो लिम्फ ग्लैंड, तो क्या प्रभावित होती है भैया, लिम्फ ग्लैंड प्रभावित होती है। और ये पूरी बॉडी में पाई जाती है, लिम्फ ग्लैंड पूरे बॉडी में पाई जाती है, ऑल बॉडी में आई थी, थ्रू आउट द बॉडी, मतलब थ्रू ऑल बॉडी, मतलब सभी ऑल बॉडी के सभी पार्ट में पाई जाती है। ठीक, इतना मत कि तो समझ में आया होगा। जैसे कि पाया जाता है चेस्ट में पाया जाता है, जैसे किसमें पाया जाता है, छाती में या नेक में, यानी नेक मतलब गर्दन में, चेस्ट में, नेक में, या कहाँ पर आती है, एब्डोमेन में, यानी पेट वाले साइड में, एब्डोमिनल साइड में पाई जाती है, पेट वाले साइड में पाई जाती है। और अगर बात करूँ तो कहाँ पाई जाती है, अंडर आर्म्स में बताई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंडर आर्म्स में भी पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, अंडर आर्म्स में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रोइन के रीजन में पाई जाती है। ग्रोइन को क्या हिंदी में बोलते हैं, उरोस्थी। और उरोस्थी जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो उरोस्थी जो होता है ये कमर और जांग यानी थाई, कमर वेस्ट और थाई के बीच में पाया जाती है उरोस्थी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोइन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये उरोस्थी कहाँ लोकेटेड होता है, तो वेस्ट से लेकर थाई तक जो पाया जाता है, उसके बीच में जो पाया जाता है उसे ग्रोइन कहते हैं।
तो लिम्फ ग्लैंड मैक्सिमम यहाँ पाया है किस रीजन में, चेस्ट रीजन में पाया है, नेक रीजन में, एब्डोमिनल पे यानी पेट वाले साइड में, अंडर आर्म्स में पाया है और ग्रोइन में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। और एक लास्ट टॉपिक के साथ आपके साथ ये खत्म करना चाहता हूँ, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मछली के तेल में, भैया समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, किसमें भैया, मछली के तेल में क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली के तेल में कितने विटामिन पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मछली के तेल में कितने विटामिन पाए जाते हैं भैया, 3 विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा था मछली के तेल में। पहला क्वेश्चन पूछाएगा कितने विटामिन पाए जाते हैं, तो 3 विटामिन पाए जाते हैं। कितने विटामिन पाए जाते हैं भैया, 3 विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें पहला विटामिन का नाम है ए, पहला विटामिन का नाम है ए, दूसरे का नाम है डी, और तीसरा कौन सा विटामिन पाया जाता है, ई। तो मछली के यकृत अगर कह सकते हैं क्या, मछली के तेल, लेकिन किसका तेल भैया, यकृत यानी लीवर, ठीक, फिश लिवर ऑयल। तो मछली के यकृत के तेल में कितने विटामिन पाए जाते हैं, 3 विटामिन पाए जाते हैं। पहले विटामिन का नाम है विटामिन ए, दूसरे का नाम है डी, और तीसरे का नाम है ई। तो 3 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मछली के तेल में क्या पाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भैया, तो सबसे ज़्यादा मछली के यकृत के तेल में कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मछली के यकृत के तेल में पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन डी पाया जाता है, मछली के तेल में मैक्सिमम पाया जाता है। अच्छा, मछली के, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ दूं कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है, बिकॉज ये हार्मोन की तरह काम करता है। इट रिएक्ट्स एज अ हार्मोन। इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी से मिलता है, ठीक, इसे सनशाइन विटामिन बोला जाता है। अब देखिए, विटामिन ए चाहिए तो आपको गाजर खाना पड़ेगा, अगर आपको ई चाहिए तो बादाम खाना पड़ेगा, इसके लिए पैसा लगाने पड़ेंगे। और ये हमें सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी से मिलते हैं, इसीलिए इसे फ्री में मिल जा रहा है। तो इसीलिए विटामिन डी को गरीबों का विटामिन बोलते हैं। किसका बोलते हैं, गरीबों का विटामिन भी कहते हैं इसे। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, गरीबों का विटामिन कहते हैं इसे। और अगर क्वेश्चन पूछाएगा, हाँ, इसकी प्रकृति पूछी गई थी कि विटामिन डी की प्रकृति कैसी होती है, तो लोग जो स्टेरॉयड लेते हैं थोड़ा सा नशे के लिए, ये धावक जो होते हैं दौड़ने के लिए, तो डेप्यूटी टेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये कौन सी विटामिन है जिसकी प्रकृति स्टेरॉयड प्रकार की होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, स्टेरॉयड। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।